1.9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये नया टॉपिक है। इसको डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक फोर्स होता है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी है। तो इस डायरेक्शन को हम कैसे मालूम करेंगे कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में या दिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए क्या करा हमने, एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक एक क्वांटिटी बनाई। उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या बताती है, ये डायरेक्शन बताती है, ये फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, और ये फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। ये मेनली 3 चीजों पर फोकस करती है, डायरेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेंथ, कि किसी चार्ज के पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितना फोर्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब हमने खुद कल्पना करके बनाई है कि ऐसी होती होगी, एक्चुअली में नहीं होती है ना। स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व मीन्स अभी थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूं। एकदम स्ट्रेच वायर होता है, स्मूथ मतलब कहीं से इस तरह से बेंड नहीं हो सकती। कैसा होगा, इस टाइप से होगा, कहीं पे कॉर्नर नहीं आ सकता, उसको बोलेंगे स्ट्रेच। जैसे अभी महाभारत चल रही, रामायण चल रही है, तो आपने धनुष देखा होगा, धनुष का जो वो होता है ना, धागा लगा होता है, प्रत्यंचा बोलते उसको, एकदम स्मूथ होता है, वो बीच में से टर्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्मूथ कर्व ड्रॉन इन स्पेस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। तो ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, जहां जहां पर फील्ड होती है वहां पर फैली होती है, इस फील्ड को बताती है कि कहां कहां ये फील्ड है। तो डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं आप। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस लाइन का, अगर कोई कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से लाइन क्या करेगी, निकलेंगी, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी और पॉजिटिव चार्ज से बाहर स्टार्ट होंगी, या इस तरह से। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बाहर की तरफ निकलेंगी। इनमें डायरेक्शन में बताना बहुत जरूरी है, या इस टाइप से साइन आएगा इधर कि ये बाहर की तरफ जा रही है। ये अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है तो ये उसके अंदर ये क्या करेंगी, एंटर करने वाली है इस तरह से, और दे आर डिसकंटिन्यूस कर। ये तो आपको समझा दिया मैंने कि पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में करेंगी, एंटर करेंगी। और ये कैसा कर्व है, डिसकंटिन्यूस कर्व। डिसकंटिन्यूस कर्व मीन देखो, ये लाइन यहां से गई और इसके अंदर एंटर कर गई इधर ऐसे। तो ये कर्व इस टाइप से बना, कर्व मतलब झुकाव है। अगर ये इस टाइप से हो जाता तो ये हो जाता है कंटिन्यूस कर्व, कि इनका एंड पॉइंट नहीं मालूम, यहां से शुरू यहां खत्म, तो ये डिसकंटिन्यू कर्व होती है। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, वो ऐसे रहेंगे, नॉर्थ से जाएंगे साउथ की तरफ और अंदर जाएंगे मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो वहां हो जाएगा कंटिन्यूस कर्व। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो ये यहां से रीजनिंग क्वेश्चन क्या बनता है कि ये डिसकंटिन्यू कर्व होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड नेगेटिव पॉइंट, या टर्मिनेटेड ऑन एट नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है EFL। ठीक है, तो इसको ही हम यहाँ से पढ़ते जाएंगे, बार बार कौन बोलेगा इतना लंबा। तो जो EFL होती है वो ऑलवेज स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व होती है, एकदम से स्ट्रेच इस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है, ये मतलब कि बेंड नहीं होती कहीं से भी। ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर ये फील्ड लाइन है, इस पे हम
किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो हम यहाँ ड्रॉ कर दें टेंजेंट, तो यहाँ फोर्स बताएगा, यहाँ ड्रॉ कर दो, यहाँ फोर्स बताएगा। तो इसका काम क्या है, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते, टेंजेंट समझते हो ना, 10th क्लास में पढ़ा था, ये सर्कल है, उसको छू के जाने वाली जो लाइन होती है, टच करने वाली लाइन होती है, टेंजेंट बोलते हैं। इस तरह से थ्योरम भी बहुत सारे किए थे हमने। ये टेंजेंट इक्वल भी होते हैं, है ना, इस टाइप से। ये सब क्या होते हैं, टेंजेंट होते हैं। जितना भी 10th 11th 12th का मैथमेटिक्स है वो सारा अप्लाई होना है फिजिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो ये क्या होता है, जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। तो सेकंड पॉइंट हो गया। हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। लेकिन मतलब ये स्मूथ क्या होता है, स्मूथ कर, स्मूथ का मतलब ये बेंड नहीं हो सकती है ना, इस बात को याद रखना है ना। ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, ये कॉर्नर नॉट अलाउड, कॉर्नर नॉट अलाउड, इस सेकंड पॉइंट में। हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट को आप IMP लगाइए। थर्ड पॉइंट, टू लाइन्स नेवर क्रॉस each other because if they cross that will indicate two direction of force at that point which is not possible, hence crossing two lines is not possible। इसका मतलब ये है कि जो दो लाइन होती हैं ये आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, इसके लिए लिख लीजिए रीजन, कि फोर्स कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन, कि फोर्स कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन। जो फोर्स होता है उसकी दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ये इन लाइन का काम क्या है, फोर्स बताना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो फोर्स यहाँ आता है, अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो फोर्स यहाँ आता है। पॉइंट एक ही है और फोर्स कितने हैं उस पर, दो फोर्स हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल लें, एक व्यक्ति के दो आधार नंबर नहीं हो सकते, अगर है तो वो व्यक्ति फर्जी है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे दो फोर्स नहीं हो सकते हैं। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि दो लाइन आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। एक IMP क्वेश्चन है, कई बार रीजनिंग में इसको पूछ चुके हैं, है ना। दो लाइन कभी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ये आपस में क्रॉस करती हैं तो एक पॉइंट पे दो फोर्स होते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। फोर्स की केवल एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। क्राउडिंग ऑफ EFL मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स indicate रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं फील्ड लाइन की क्राउडिंग है, मतलब भीड़ ज्यादा है, ज्यादा पास है, लेकिन वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो वहां पर फील्ड की या फोर्स की स्थिति ज्यादा रहेगी। इस बात को नोट करना। शायद 96 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, 96 IIT के अंदर इस टाइप से कहीं भी क्वेश्चन था, इस टाइप से। पूछा था कि कौन से पॉइंट पर फील्ड ज्यादा रहेगी। तो जहां पर क्राउडिंग ज्यादा है वहां फील्ड ज्यादा रहेगी, जहां पे क्राउडिंग कम है वहां पर फील्ड या फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एक समझाऊं आपको, ये मतलब प्लस चार्ज, यहाँ से फील्ड लाइन क्या हो रही, निकल रही है, स्टार्ट हो रही है, इनकी डायरेक्शन लगाना मस्ट है। और हम ऐसा कर लेते हैं, एक सेम और सेम और एक सेम, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ऐसे कुछ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट देते हैं ए, सर्कल के अंदर कितनी लाइन आ रही है, 1 2 3 4, 4 लाइन्स आ रही हैं। तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 लाइन्स आ रही हैं, 4 आ रही हैं, यहाँ पे 2 आ रही हैं, यहाँ पर भी 2 आ रही हैं। अगर पूछे सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ रहेंगी, यहाँ रहेंगी जहाँ फील्ड लाइन ज्यादा है। मान लीजिए सर्कल का साइज भी सेम है, यहाँ फील्ड लाइन कम है तो यहाँ फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। और ये यहाँ गैप ज्यादा है तो यहाँ और कम रहेगा। 2 लाइन यहाँ भी है पर यहाँ गैप कम है, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ फोर्स ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस। फर्स्ट फोर्स यहाँ ज्यादा, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ। ये आपको यहाँ पे समझना था कि यहाँ जहां पे क्राउडिंग होती है वहां पर फील्ड या फोर्स ज्यादा होता है।
था द लाइन ऑफ फोर्स है हैव a tendency to separate from other। ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से चिपकते नहीं, एक दूसरे को काटते नहीं। इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये वर्ड नोट कर लीजिए, परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ, अपनी लेंथ की परपेंडिकुलर ही किसी कंडक्टर से बाहर निकलती हैं। ये मान लो कोई भी कंडक्टर हो गया, ये ऐसे निकलेंगी कि 90 का एंगल बने, है ना। अगर यहाँ से निकल रही है तो यहाँ इसको 90 बनेगा, है ना। मतलब ये 90 का एंगल बनना मस्ट है, कहीं से भी लाइन निकले 90 का एंगल होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये मतलब परपेंडिकुलर बाहर निकलती हैं और इसमें नॉर्मली या परपेंडिकुलर ही इसके अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट ये है, जो प्लस चार्ज से निकलेंगी बाहर और माइनस में करेंगे एंटर, निकलेंगी कैसी, नॉर्मली, एक ये यहां से कंसेप्ट, और एंटर करेंगी नॉर्मली या परपेंडिकुलर। तो अब इसमें आप ये कंसेप्ट याद रखिए, याद नहीं रखना अगर इच्छा हो रही तो थोड़ा प्रूव कर देता हूं मैं इसको, है ना। कंडक्टर परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ, दिस प्रॉपर्टी गिव्स रीजन why line always leave or meet the surface of conductor normally। किसी सरफेस ऑफ कंडक्टर से नॉर्मली निकलती, जैसे कोई चार्ज है, कोई भी कंडक्टर में से चार्ज दिया, तो चार्ज क्या होता है, सरफेस पे होता है, सरफेस पे रुका हुआ होता है, ठीक है, सरफेस पे होता है पर स्टेशनरी होता है, ये मूव नहीं करता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। सरफेस पे चार्ज दिया, ये रुका हुआ होता है। अगर ये मूव करता तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स क्या हो रहा होता, फोर्स अप्लाई हो रहा होता, फोर्स अप्लाई होता तो मूव करता, चार्ज मूव करता तो करंट बन जाता, तबकि यहाँ पर करंट क्रिएट नहीं होता, सिर्फ चार्ज सरफेस पर चार्ज होता है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रूफ ये देखते हैं। मान लेते हैं ये चार्ज है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है वो कुछ एंगल बनाते हुए, ये एंगल बना लिया उसने थीटा, कुछ एंगल बना रहा है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बनाते हुए यहां से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन E, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी है। अब हम इसके दो कंपोनेंट डिजाइन कर लेते हैं, ये हो गया E cos थीटा, ये हो गया E sin थीटा। जिनको ये कंपोनेंट समझ में नहीं आते, मतलब उनका थोड़ा सा बेस कमजोर रहा होगा, तो वो बता रहा हूं मैं आपको। जैसे 10th क्लास में अगर एंगल थीटा है तो सामने वाली साइड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर या लंब, और ये साइड क्या रहेगी, बेस, मतलब आधार हिंदी में, और ये साइड क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूस। जो एंगल को छू के जाती लाइन ये होती है बेस, ये हो गई अपनी यहां से बेस, ये हो गई यहां से हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और ये हो गई यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब 11वीं क्लास का एक कंसेप्ट था, लास्ट हमने ये पढ़ा था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इस परपेंडिकुलर को हमने यहां लिख लिया, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। क्लास 11th में हमने सब चीजें पढ़ ली हैं, और नहीं पढ़ी है तो अब यहां सीख लीजिए कि यहां है तो ये पैरेलल लाइन तो इक्वल ही होती है, तो ये हो जाएगा यहां से परपेंडिकुलर। तो अब हमने किसी भी ट्रायंगल्स में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस, अगर हम यहां लगा देते हैं साइन थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा, और बेस की निकालनी है तो हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा। अब हम यहां कंपेयर करते हैं, यहां पर बेस कितना है नहीं पता, निकालना अपन को, तो हाइपोटेन्यूस है E, तो हम यहां लिख देते हैं अपन E,
तो ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा इस तरह से क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। हम बोलते हैं ना कंपोनेंट ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, कुछ नहीं है भाई, ये जो 10th क्लास हमने यहाँ पढ़े थे वहीं से निकाल देते हैं। मतलब साइन जहां आ गया वो है चीज परपेंडिकुलर, कॉस जहां आ गया वो है वहां पर बेस। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब ये बात आप समझ गए, ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। अब चार्ज क्या है, स्टेशनरी है कि मूव कर रहा है? तो आंसर है हमारा चार्ज स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब कितना है, फोर्स कितना है, 0। और अगर हम मान के चलते हैं कि ये जो फील्ड है वो नॉर्मली नहीं निकल रही है, तो कैसी निकलेगी, हॉरिजेंटली। अगर हॉरिजेंटली यहां से निकल रही है तो कंपोनेंट कितना है, ई कॉस थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, F इक्वल टू QE, नॉर्मल फॉर्मूला होता है। अब अगर ये हॉरिजेंटल निकल रही है तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, ई कॉस थीटा। मतलब फील्ड कितनी आ जाएगी, ई ना होके ई कॉस थीटा आएगी। और फोर्स कितना है, 0, तो हम यहां रख देते हैं 0। और QE 0 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के इक्वल कौन बचा होने के लिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब cos थीटा इक्वल टू 0, तो हम यहां से इतना कर सकते हैं कि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो 0 को हमने लिख दिया cos 90, है ना, cos 90 इक्वल टू 0। तो 0 को लिख दिया cos 90, cos से cos कैंसिल करना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल होते हैं। तो थीटा इक्वल टू 90, किसी एग्जाम में नहीं काटना आपको ऐसा, है ना, सिर्फ आपको समझना है कि ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। थीटा इक्वल टू 90, तो जो थीटा रहेगा वो कितना रहेगा, इस फील्ड से रहेगा 90। मतलब चार्ज कैसे कैसे यहां से, फील्ड कैसे यहां से निकलेगी, नॉर्मली निकलेगी, ये नॉर्मली ये फील्ड निकलेगी यहां से। अब टेंजेंट खींचते जाइए, नॉर्मल बनता जाएगा। अब टेंजेंट खींचते जाइए, नॉर्मल बनता जाएगा। तो फील्ड इस तरह से यहां से आउटवर्ड होगी। इसी तरह से क्या होगी, नेगेटिव चार्ज में कैसी हो जाएगी, इनवर्ट। तो यहाँ पे एक स्मॉल प्रूफ था थोड़ा सा ये बताने के लिए कि फील्ड नॉर्मली एंटर होती है, नॉर्मली निकलती है, और ये आपस में लाइन कभी भी एक दूसरे क्रॉस नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट 6, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई 1 यूनिट चार्ज है, मान लो ये चार्ज है 1 यूनिट चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, तो इससे कितनी लाइन बाहर निकलेंगी, कितनी लाइन यहां से निकलेंगी, कितनी फील्ड क्रिएट होगी। एक हल्का सा आइडिया है, गॉस थ्योरम के थ्रू लिया हमने, है ना, वहां से इस चीज को समझते हैं। तो इसका आंसर है बहुत सारी लाइन बाहर निकलेंगी, बहुत लार्ज अमाउंट में लाइन निकलेंगी। ये सब चीजें क्या है, एक मतलब कल्पना मात्र है, एक हमने अजम्पशन किया हुआ है, ठीक है। तो हम चार्ज के लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1/ε0, और ε0 की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 होती है। इसको मैंने सॉल्व किया, 1/8.8 को डिवाइड किया, तो इतना आंसर आया, कितना आया, 0.11299435 10 की पावर 12। और थोड़ा सॉल्व किया, इसको लिख दिया मैंने 113 लिख दिया, और 10 के ओवर लगा दिया मैंने, 10 के बाद 12 हो गया, नीचे से ऊपर गया तो 12 हो गया। फिर इसको मैंने डेसिमल खत्म किया, यहां से कितना लिखा है, 0 डेसिमल किया, खत्म किया तो 9 आ जाएंगे, 90। तो ये बातें समझ में आई, सब 113 तो हटाओ, फालतू बातें हैं। कि कितनी लाइन निकलती हैं 10 के पावर 12 की रेंज में, 10 के पावर 12 मतलब समझ जाओ, 1 10 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना, इस तरह से बढ़ते होंगे बहुत सारी लार्ज अमाउंट में। तो एक हमारा यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि अगर 1 यूनिट चार्ज से कितनी लाइन निकलती, तो आपको इस पावर क्या रखना है। 7 पॉइंट में जो फील्ड लाइंस होती हैं ये स्ट्रेच स्ट्रिंग होती हैं, और स्ट्रेच स्ट्रिंग क्या चाहती है, अपनी लेंथ को कम करना चाहती है, ठीक है। जैसे मान लो कि रबर ले लो आप, जो चोटियां बनाते ना, लगा लेते रबर, या किसी बंडल को बांधते, रबर ले लो, उसको खींचो, खींच दिया, फोर्स लग गया। अब वो क्या चाह रही है, अपने आप को लेंथ को कम करना चाह रही है।
तो सेम कंसेप्ट किसमें होता है, फील्ड लाइन में भी होता है। स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह होती है, जैसे मतलब कि धनुष का वो होता है ना, लगा प्रत्यंचा लगा लेते हैं अपन, एकदम टंकार मारता है ना। तो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो लेंथ क्या कर लेगा, कम करना चाहता वो। तो इसी कंसेप्ट से हम क्या पढ़ेंगे, अगर प्लस और माइनस चार्ज हैं तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएंगे, पास आएंगे। पास आएंगे तो लेंथ क्या कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की लेंथ कम होगी। मतलब जो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट है हम यहां से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये ले लिया हमने प्लस चार्ज, ये ले लिया हमने माइनस चार्ज। प्लस चार्ज, इनके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी लेंथ कम करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं, बता दिया मैंने आपको कि फील्ड लाइन के थ्रू। ये क्या है, फील्ड है, लाइन है। प्लस क्या कर रहा है, इसको फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, प्लस चार्ज इसको फोर्स लगा कहां खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, इनमें क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये इसके पास में मूव कर जाएगा। ये लेंथ क्या हो जाएगी, यहां से कम लेंथ हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी यहां से। ठीक है, तो क्यों लेंथ कम हुई, क्योंकि ये लाइन कैसा, EFL behave like stretch string trying to decrease their length। लेंथ को कम करती है, लेंथ को कम करती है, इसलिए कैसा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब ठीक है भाई, ये बात तो आगे समझ में। अब बात करते हैं प्लस चार्ज। अगर ये प्लस चार्ज है तो क्या करेगा ये, तो क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, लेंथ तो कम इनको भी करना है अपने, पर तो किस टाइप से कम करेंगे। जैसे ये बना ली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसकी भी फील्ड लाइन बन गई। तो दो लाइन ने क्या कर दिया, यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लाइन क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो फिर क्या करना पड़ेगा इस लाइन को, मजबूरी में ये लाइन ऐसी जा ही नहीं सकती है, ये लाइन यहाँ नहीं जाएगी। तो इस लाइन को कहाँ जाना पड़ेगा, ये लाइन अपने आप को यहाँ मोल्ड करेगी, ये अपने आप को यहाँ मोल्ड करेगी। और ये लाइन क्या करेगी, इनको मजबूरी में ऐसा होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को काट तो सकती नहीं है। ठीक है, आया समझ में। ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती है, तो क्या करेंगी, अपने आप को ये मजबूरी में इस टाइप से कर लेंगे। अब यहां भी हो जाएगा नीचे सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे करेंगे। तो ये अब दो लाइन ले लेते समझाने के लिए आपको। मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये इस पे यहाँ फोर्स, ये लाइन यहाँ फोर्स लगाएगी और ये लाइन यहाँ फोर्स लगाएगी। ये सारा काम क्या हो रहा है, मजबूरी में हो रहा है ना, काट तो सकती नहीं है। तो ये यहाँ फोर्स लगा रहा है, यहाँ फोर्स लगा रहा है। इन दोनों लाइनों क्या होना है, देखो ऐसी तो हो नहीं सकती। अब ये इस टाइप से हो गई, ये यहाँ फोर्स लगा रही ऐसे और ये यहाँ फोर्स लगा रही ऐसे। इन दोनों क्या होना था, सीधा होना था। इन दोनों क्या होना, सीधा होना था। ठीक है, लेकिन काट सकती नहीं है तो ऐसी हो गई। ये इस पे फोर्स लगा रही है, इस पे फोर्स लगा रही है। तो क्या करेंगी, फोर्स लगा के थोड़ा दूर हट जाएंगे, ये थोड़ा दूर हट जाएंगे यहाँ से। तो बस बात समझ में आ गई आपको, कंसेप्ट आ गया समझ में, है ना। इस टाइप से बना लो कुछ। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो जो प्लस चार्ज होता है वो प्लस चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। ये भी समझ में आ गया हमें। पॉइंट पे हम पढ़ते हैं, जब जो प्लस चार्ज होते हैं, तो मैंने अभी समझाया कि यहाँ जो फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ बीच में लाइन ऐसी निकलेगी, ऐसी निकलेगी, यहाँ बीच में कोई लाइन नहीं होगी। तो यहाँ कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ फोर्स कितना रहेगा, 0। इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। ये लिख दिया है मैंने, द लाइन लैटरली रिपेल each other normally to line that indicate the force of repulsion between similar charge।
तो ये जो मेन कंसेप्ट थे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो हमने यहाँ से पढ़ लिए। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ से पढ़ चुके हैं।